मुंबई पुलिस ने कम लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम देखेंगे क्यों है आखिर दरकिनार उत्तर भारतीय। और दरकिनार उत्तर भारतीय, दरअसल इस विषय को चुनने के पीछे के कारण ये हैं, अभी अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनावों में जिस तरह की नतीजे आए उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर पंथ, हर संप्रदाय, हर समुदाय, हर प्रांत में कहीं ना कहीं मौजूदगी भी दर्ज कराई और जीत भी हासिल की। महाराष्ट्र हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा। कांग्रेस ने लाज तब भी बचा कर रखी थी जब इंदिरा जी के दौर में हर जगह से इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी की पार्टी कांग्रेस हारी थी। लेकिन इस बार नतीजे काफ़ी कुछ ऐसे निकले, चौंकाने वाले निकले कि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली हैं। 4 सीटें जिन्हें मिली वो उसकी सहयोगी दल थी। 2 सीटें, एक जिसे कहा जाए अशोक चव्हाण की, वो अपने दम पर निकाली। दूसरी हिंगोली की सीट राजीव सातव ने भी लगभग अपने दम पर निकाली और उनकी अपनी छवि थी और कांग्रेस का एक वोट बैंक भी वहाँ काम करता था। कुल मिलाकर 2 सीटों पर सिमट गई। अब कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव के पहले जब चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और कांग्रेस ने एक थोड़ी सी मेहनत मशक्कत कर कुछ नए चेहरों को जगह देने का प्रयास किया। उसमें एक समुदाय, एक ग्रुप पूरी तरह से अनदेखा रहा है, वो है उत्तर भारतीय। हम इससे जुड़ी एक पूरी आपको बैकग्राउंड बता देते हैं और फिर इस पर चर्चा जारी करेंगे। चर्चा में हमारे साथ होंगे, फिलहाल हैं हमारे साथ प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी कांग्रेस से, हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र आशुतोष जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में उत्तर भारतीय लोगों के वोट बैंक का बेहद अहम रोल रहा है और इस वोट बैंक को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां उत्तर भारतीय नेताओं को पार्टियों में शामिल करती रही हैं। ये उत्तर भारतीय चेहरे इस वोट बैंक को बटोरने में पार्टियों के काम आते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि ये तमाम उत्तर भारतीय नेता इन पार्टियों में दरकिनार कर दिए गए हैं? क्या ऐसा कर ये पार्टियां उत्तर भारतीयों के वोट बैंक को खुद से दूर कर रही हैं? या फिर इन पार्टियों ने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया है? या फिर ये मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीयों के बीच भाषाई आधार पर खाई खड़ी करने का नतीजा है? क्यों उत्तर भारतीय कर दिए गए हैं महाराष्ट्र की राजनीति में दरकिनार? तमाम मेहमानों के साथ खास चर्चा सैयद सलमान के साथ। ये चर्चा इस बात पर कि आखिर क्यों दरकिनार कर दिए जा रहे हैं उत्तर भारतीय, वो उत्तर भारतीय जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में बात कभी होती है कि उत्तर भारतीयों की, तो उत्तर भारतीयों को ये माना जाता है कि वो महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई की सरजमी से इस कदर एक दूसरे में रच बस गए हैं कि इन्हें अलग कर पाना मुश्किल है। महाराष्ट्र की धरती से, खासकर मुंबई की धरती से लगातार उत्तर भारतीयों की एक फौज रही है, एक पूरा का पूरा तबका रहा है, वो वोट देता रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस समर्थित दलों को।
जो भी सेकुलर पार्टियां रही हैं अक्सर उनके साथ ही रहा है। लेकिन जब बात मंत्री पद देने की आती है तो वर्षों पहले जब विलासराव देशमुख की सरकार थी, जिसमें कृपाशंकर सिंह आखिरी उत्तर भारतीय चेहरा रहे, इससे पहले की एक लंबी फहरिस्त है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो फहरिस्त क्या क्या थी, कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम अभी बात कर लेते हैं दयानंद तिवारी जी साहब से। दयानंद जी, आपका स्वागत है। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है। बात हमें बताएं दयानंद जी, ये एक अभी एक्सटेंशन हुआ है, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य उत्तर भारतीय इलाकों में बुरी तरह से पिटी है कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। लेकिन अब भी कांग्रेस होश के नाखून नहीं ले रही और किसी भी उत्तर भारतीय चेहरे को वोट उसने शामिल नहीं किया। एकमात्र एनसीपी ने 2 दिन पहले किया, जितेंद्र आव्हाड को, और कांग्रेस ने जब किया तो 2 चेहरों को शामिल किया मंत्रिमंडल में। एक रिशफल दिखाने की कोशिश हुई, रिशफल नहीं बल्कि ऐड किया। उनके 3 जगह थी जिसमें से 2 लोगों को उन्होंने शामिल किया, अमित देशमुख और अब्दुल सत्तार को। लेकिन उत्तर भारतीय चेहरे को नदारद रखा, जबकि अब भी उनके कोटे की 1 सीट बाकी है। क्यों आखिर? जहाँ तक मेरा मानना है कि आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में खास तौर से बहुत बढ़ने की जगह नहीं रह गई है और विस्तार के समय आज मुझे लगता भी नहीं कि हमारी कांग्रेस विस्तार में कोई प्रतिनिधित्व किसी वर्ग विशेष को देने के लिए किसी रूप में सक्षम है। लेकिन ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगा आपके मुद्दे की बात के माध्यम से कि उत्तर भारतीय समाज को आज कहीं न कहीं एक हल्के रूप में, एक कमज़ोर रूप में, और यदि मैं कहूँ कि कहीं न कहीं अनदेखा जैसा किया जा रहा है, भले अनदेखा न किया जा रहा हो, यह पार्टी के लिए शुभ नहीं है। आपने थोड़ा सा ही माना, संक्षिप्त रूप में ही, छोटे रूप में ही कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है उत्तर भारतीय समाज को। आपने कहा कि सक्षम नहीं है सभी को प्रतिनिधित्व देने में। अब भी तिवारी जी 1 सीट खाली है। वर्षों से इस 3 जगह को खाली रखा कांग्रेस ने। न जाने कहाँ तो मंत्री पद की लालसा में कितने विधायक चाहते हैं कि उन्हें बनाया जाए। कुछ के पास क्वालिटी है, कुछ के पास उनका अपना तरीका है काम करने का। समाहित करना ही था, अब 2-4 महीने बचे भी हैं। एक उत्तर भारतीय को देने से संदेश जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरी बात आपकी है, बड़े ही दर्द से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये दर्द हर उत्तर भारतीय का होगा कि 1 सीट बच भी गई है। 3 चेहरे आपके पास मुंबई पर बसते हैं। अभी भी 3 चेहरे ऐसे हैं जो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह खुद हैं, चलिए आप किन्हीं कारणों से उन्हें नहीं बना सकते, राजहंस सिंह हैं, और तीसरा चेहरा ठाकुर रमेश सिंह है। लेकिन आपने किसी को नहीं दिया। एक संदेश तो दिया जा सकता था। आज आवश्यकता जरूर है कि कांग्रेस का हमेशा एक उत्तर भारतीय हमारा समाज जो रहा है वह कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का सबसे अधिक सपोर्ट अगर इस महाराष्ट्र की धरती पर किसी ने किया है, पिछली बार भी जो हमारी सभी सीटें निकल पाई थी उसमें उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा योगदान था। उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे विधायक भी, जिन लोगों का आपने नाम लिया, चाहे कृपा भाई हो, चाहे रमेश सिंह हो, चाहे राजहंस सिंह हो, या किसी भी तरह से, सबसे बड़ी बात है कि जैसे राजहंस सिंह जी हैं या कृपा भाई हैं, इसमें इन लोगों में कहीं भी अनुभव की कमी नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज का जो मंत्री होगा वह किसी भी मंत्रालय को संभालने में सबसे अच्छा काम करेगा जी, करता। और ये होना चाहिए। ये अगर नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और दर्द मैं ही नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। यदि मुख्य धारा में आना है तो कहीं न कहीं इन बातों पर आप जिस मुद्दे की बात बताना चाहते हैं
उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज आज सिर्फ मुंबई ही नहीं, मराठवाड़ा में भी, नागपुर के आसपास भी उत्तर भारतीय समाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के कुछ मुंबई और थाने मजे की बात यह है कि नागपुर से आने वाले सतीश चतुर्वेदी यस उत्तर प्रदेश का उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। तब एक मुंबई से और एक नागपुर से दिया जाता था। वो पूरी तरह से नागपुर की संस्कृति में रच बस गए थे, लेकिन फिर भी उत्तर भारतीयों के प्रतिनिधित्व हमारा हक बनता है, दिया जाता था। हमारा हक बनता है वहाँ जी, पर। हक क्योंकि बनता जो है, लोगों मराठवाड़ा में दिया क्षेत्र जाता है, वहाँ लेकिन पर हमारे उत्तर भारतीयों से भरा पड़ा है। हम एक ताकत देते हैं, वो जरूरी है, जरूरत है हमारी। जरूरी था। लेकिन कृपा शंकर सिंह जी के बाद किसी एक प्योर उत्तर भारतीय नेता को नहीं दिया गया मंत्री पद। हाँ, मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब को दिया गया, लेकिन उन्हें डबल सिम कार्ड की तरह यूज किया जाता है। उनके नाम को इस्तेमाल किया जाता है उत्तर भारतीयों के लिए भी और माइनॉरिटीज के लिए भी। ये दोनों में वो स्वीकार हैं, दोनों के लिए कार्य करते हैं, दोनों के बीच सलमान लोकप्रिय जी, है। मैं कहना ये ये सब चाहूंगा, ठीक है, मैं कहना लेकिन चाहूंगा, एक प्योर चेहरा देते तो नसीम खान की भी ताकत बढ़ती और दूसरी तरफ उस व्यक्ति की भी बढ़ती जिसे आप मंत्री बनाते। हम आते हैं आपके पास, अवनिंद्र जी से भी बात कर लें। अवनिंद्र जी, चर्चा हम चाहते थे कि इस दिशा में जाए, भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोग जुड़े। हम पूर्व मंत्रियों में से किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से भी कोई हमसे चर्चा करे। आप जब लगातार लोकसभा के चुनाव में जिले दर जिले आप लोगों के बीच जा रहे थे, उत्तर भारतीयों का क्या रुझान पा रहे थे लोकसभा के नतीजों के दौरान? तब हम आते हैं विधानसभा पर बात करने के लिए। क्या देख रहे थे आप? सबसे पहले सलमान जी, ये तो मुद्दा बहुत ही अहम उठाया है आपने, और निश्चित रूप से अगर उत्तर भारतीयों की जब भी हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के विकास में, मुंबई के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे कि उन्होंने अपनी मेहनत से मुंबई के विकास में हर वो काम किया है जिससे मुंबई का नाम हुआ है देश में, दुनिया में। तो कहीं ना कहीं से पूरा जो उत्तर भारतीय समाज है उसका भी एक रोल है समाज को आगे बढ़ाने में। और निश्चित रूप से कांग्रेस के पास अभी बहुत अच्छा मौका आया था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 7-6 सीट पर जो धक्का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो कांग्रेस वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद थी कि अगर 2 मंत्री या 3 मंत्री अगर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से उत्तर भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जी। लेकिन और विषय निकालने के पीछे के कारण भी यही है तिवारी जी और आशुतोष जी। विषय इसलिए भी निकला कि अभी अभी आपने 2 एक्सपांशन किए हैं। एनसीपी ने 1 मंत्री बनाया है अपने कोटे का। हम नहीं कहते कि आप उत्तर भारतीय नेता को बनाते, लेकिन चलिए आपने बनाया था, आप किसी को भी बना सकते थे, ये आपका विशेषाधिकार है। कांग्रेस ने भी बनाया, 2 एक्सपांशन किया। आखिर इतनी क्या जरूरत आन पड़ी थी? और अगर जरूरत थी तो पिछले 4 सालों तक क्यों नहीं थी? पिछले 4.5 सालों तक क्यों अनदेखी की गई? 3 मंत्री पद खाली रखकर सरकार क्या साबित करना चाहती थी? और अगर आज किया, 3 की तीनों सीटें भर दी गई होती तब भी बात थी। 1 सीट आज भी खाली रखी है। यह किसी उत्तर भारतीय को न दिए जाने का सीधा सीधा मतलब निकलता है। उत्तर भारतीयों को दरकिनार करना चाहती है ये सरकार। अगर नहीं तो साबित करें। क्यों अवनिंद्र जी? देखिए, मतलब निकल जाने के बाद अक्सर हमने देखा है कि लोग पहचानते नहीं, भूल जाते हैं, और कांग्रेस ने भी यही गलती की है। तो आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है उत्तर भारतीय समाज का जो गुस्सा है, उसकी जो नाराज़गी है, वो कहीं ना कहीं से वो साबित हो जाए। जी। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि मुंबई में और महाराष्ट्र में जिस तरह से उत्तर भारतीयों का योगदान रहा है, यहाँ की धरती से वो जुड़े हुए हैं और अपना सब कुछ भुलाकर उन्होंने महाराष्ट्र के साथ अपने आप को इतना जोड़ लिया है कि जिसमें कोई फर्क नहीं महसूस किया जा सकता है। लेकिन उस उत्तर भारतीय के प्यार को, उस उत्तर भारतीय की शक्ति को सरकार नहीं समझ पा रही है, तो कहीं ना कहीं से उसकी नीयत में ज़रूर खोट है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से नाराज़गी है, आक्रोश है, तो उसका खामियाजा सरकार को, खासकर कांग्रेस एनसीपी को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। जी देखिए, हम कहना ये चाहते थे, जो आप कह रहे हैं एक बहुत ही बेहतर बात कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय समाज, उत्तर प्रदेश से आया हुआ, बिहार से आया हुआ या उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति मुंबई और महाराष्ट्र की संस्कृति में इस कदर रच बस गया है कि उसे अलग कर पाना ही मुश्किल है। वो इतना मुंबईकर हो गया है, वो इतना मराठी हो गया है जैसे दूध में शक्कर। लेकिन सरकारें 2 तरह से काम करती हैं। आप समझ सकते हैं तिवारी जी, 2 तरीके हैं सरकार के। एक,
नतीजों के बाद या तो होश के नाखून लेती सरकार, होश में आती, गलती सुधारती, दो सबक सिखाती। तो इसे किस रूप में लिया जाए? गलती सुधार सकती थी जब उत्तर भारतीय भर भर कर विपक्षी खेमे में वोट डाल रहे थे, तो सुधर कर किसी को शामिल कर सकती थी, या फिर उनकी अनदेखी कर कर ये साबित करना चाहती है अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम आपके साथ नहीं। ये बदले की राजनीति हुई। ये दोनों में से कांग्रेस क्या कर रही है? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र का हृदय रहा है और उत्तर भारतीय समाज को एवॉइड करने के बाद सांस लेने में दिक्कत होगी पार्टी को। मुझे ये मालूम है कि हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने उत्तर भारतीय समाज को एवॉइड नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हों, उस मजबूरियों के कारण। लेकिन ये जो समय हमारे साथ बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित उत्तर भारत समाज के और पूर्व मंत्री रहे चंद्रकांत त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वो चंद्रकांत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चंद्रकांत त्रिपाठी जी वो शख्सियत है जो आपातकाल के बाद के दिनों से उपजे कांग्रेस के जो नई दिशा और दशा तय हो रही थी, संजय गांधी ब्रिगेड के वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश से सीधे महाराष्ट्र की सरजमी पर भेजे गए, अंधेरी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीते, न सिर्फ जीते बल्कि आला कमान के निर्देश पर मंत्री भी बने, और ऐसे मंत्री के युवा उत्तर भारतीय उनकी तरफ उम्मीदें लगाकर देखता था। और ऐसा मंत्री जिसने महाराष्ट्र में रहते हुए, यहाँ के मंत्री पद पर रहते हुए कॉरपोरेशन को उसकी जगह दिखाने का काम किया था, सर्वोपरि मानने वाली संस्था को भी नगर न लेते हुए भी अभी भी मौका था। चंद्रकांत जी, आपके विषय में भूमिका बनाने के पीछे मंशा ये थी कि आप पूर्व मंत्री ही हैं नहीं बल्कि उत्तर भारतीयों का एक चेहरा मोहरा एक दौर में रहे हैं और आज भी सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं। आम उत्तर भारतीय आपके प्रति सम्मान रखता है। आप देख रहे हैं सरकार ने, पहली बात, कांग्रेस ने अपने कोटे की 3 सीट खाली रखी थी, वो चेहरे उन्होंने शामिल किए। एनसीपी ने जितेंद्र अवार्ड को शामिल किया और कांग्रेस ने अपने एक्सपांशन में अमित देशमुख और अब्दुल सत्तार को शामिल किया। क्या यह जरूरी नहीं था? वो उत्तर भारतीय जो वर्षों से कांग्रेस और एनसीपी को भर भर कर वोट देता आ रहा है, एक सीट देकर कम से कम उनके दर्द पर मरहम तो लगाया जाता, क्यों नहीं? जबकि बहुत अच्छी खासी तादाद इस समय महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की संस्कृति में रच बस गए हैं ये उत्तर भारतीय जी। और एक बहुत बड़ा तबका है जो शुरू से कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस तरफ सोचने का ही वक्त नहीं है। हम तो एनसीपी में मान लीजिए कह सकते हैं कि चलिए हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जो विधायक रहते हुए उत्तर भारतीयों को दरकिनार कर दिया जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समाज को प्रतिनिधित्व शुरू से मिलता रहा है और पिछले दिनों जो हो रहा है जी मुझे कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप बहुत ही कमजोर लग रही है जी। थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी कि क्योंकि मोहन प्रकाश यहाँ के प्रभारी हैं जी और मोहन प्रकाश एक राजनीतिक मूवमेंट से आए हुए व्यक्ति हैं, तो थोड़ी बहुत उम्मीद बनी थी उनसे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी यहाँ के स्टेट की कांग्रेस लीडरशिप के सामने शायद असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं। बट ये है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको एकदम खुलेआम बोल सकता हूं। जी बिल्कुल। चंद्रकांत त्रिपाठी जी, देखिए, एक अब तक विषय ना निकला तो ना निकला। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कुछ उत्तर भारतीयों के कनेक्शन रहे भी हैं, शिवसेना की तरफ कुछ लोगों का कुछ मामूली परसेंट का झुकाव रहा भी हो, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज एकजुट होकर, चाहे उसे मोदी लहर कह ले, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्रेम कह ले, या कांग्रेस के और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ नाराजगी कह ले, लेकिन भर भर कर वोट दिया गया। एक मौका उनके पास आया था,
विषय निकलने के पीछे का कारण भी यह है हमारे मुद्दे की बात में कि एक्सपांशन आप करते हैं, आपके पास जगह है, आपके पास काबिल लोग हैं। विधानसभा में मुंबई से 3 उत्तर भारतीय नेता, प्योर उत्तर भारतीय जिन्हें कहा जाए, हिंदी भाषी कृपाशंकर सिंह, रमेश सिंह ठाकुर और राजहंस, तीनों में से चलिए कृपाशंकर सिंह पर आप कुछ विशेष कारणों से आप उन्हें नहीं ले रहे, लेकिन 2 चेहरे और थे, 4 महीने रह गए थे, आप दे सकते थे। नसीम खान के रूप में एक मुस्लिम चेहरा आपके पास था। अब्दुल सत्तार को ऐसी क्या आन पड़ी थी कि अब्दुल सत्तार को बनाना जरूरी था? एक उत्तर भारतीय चेहरे को दे देते तो शायद मरहम लग जाता, लेकिन बिल्कुल अनदेखी। यानी इस पर उत्तर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? प्रतिक्रिया ये है कि उत्तर भारतीय शुरू से इतना निराश लगा इस सरकार से कि परिणाम आपने देखा कि इस चुनाव में उसने ये नहीं देखा कि ये बीजेपी है कि शिवसेना है। बेसिकली उत्तर भारतीयों को यहाँ पे अपना संरक्षण कहाँ मिलेगा ये देख करके वो शिवसेना की तरफ मुड़े हैं। यहाँ पे तो अगुवाई बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में अगुवा तो शिवसेना ही है और वो मुड़े हैं शिवसेना की तरफ। और ये अभी भी कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को भान नहीं हुआ। मैं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई कदम नहीं मानता हूं कांग्रेस का कि एकदम से उत्तर भारतीयों की अनदेखी नहीं की गई, बल्कि उनको जैसे कोई अफसर ही नहीं है हिंदी भाषी समाज का कांग्रेस के पाले में, ऐसा देखने को मिला है। और इसका परिणाम दुखद हो सकता है, आगे ये सोचना चाहिए। नाम के बाद इससे ज्यादा दुखद क्या कि लोकसभा की सभी सीटें गंवा देने के बाद, उत्तर भारतीयों का विश्वास खो देने के बाद भी अगर ये न जाग रहे हो, आप देख सकते हैं एक दौर हुआ करता था प्रोफेसर रामनाथ पांडे जी का, एक दौर हुआ करता था डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी का, एक दौर हुआ करता था आपका खुद का चंद्रकांत त्रिपाठी जी का, एक दौर हुआ करता था रमेश दुबे का, कृपाशंकर सिंह का। वो लोग शोभा बनते थे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में, विधानसभा में जाते थे और विधान परिषद के जरिए भी गए और शोभा बढ़ाते थे मंत्रिमंडल की। लेकिन कृपाशंकर सिंह के बाद एकदम से दरकिनार किया गया। इसका मतलब संक्षेप में यह निकाला जाए कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उत्तर भारतीयों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय अगर अपना निर्णय लेता है तो ये कब तक सेना के नाम से और मनसे के नाम से और XYZ के नाम से डरा कर वोट लेंगे? माइनॉरिटीज और उत्तर भारतीय एक प्लेटफॉर्म पर तब नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, अब वो डर भय वाली बात नहीं है जी। और पहली चीज और दूसरी चीज, अब मेरे जैसा व्यक्ति भी ये सोचने लगा है कि अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का त्याग करना होगा और बहुत गंभीरता से हम लोग इस पे सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद कोई स्टेप भी लेंगे, कोई कदम भी उठाएंगे इसमें। जहाँ समाज के भले की बात होगी, जहाँ समाज सुरक्षित दिखेगा, हम समाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का त्याग करेंगे, तब होगा। ये नहीं कि राजनीति में कुछ पाने के लिए हम पाला बदल रहे हैं, वो तो न चरित्र रहा है न रहेगा। इसलिए मैं काफी लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, पिछले 3-4 हफ्ते से बातें चल रही हैं और इस जून महीने में मैं व्यापक तौर पे मुंबई और थाना और कल्याण के उत्तर भारतीयों से संपर्क करूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि क्या स्थिति होती है, उस हिसाब से कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। और मैं काफी हद तक सोच चुका हूँ कि अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का त्याग करिए, तब समाज के लिए उतरिए। बहुत एक अच्छी बात जी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब पहले उत्तर भारतीय नेताओं को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि समाज जब भी देखता है आप लोगों की तरफ उम्मीद से देखता है। बहुत कम चेहरे वो रह गए हैं जो संघर्ष से बाहर आए हैं, और जब संघर्ष से आते हैं उनके प्रति ज्यादा लोगों का झुकाव होता है। हमारे साथ प्रोफेसर दयानंद तिवारी जी हैं, हमारे साथ एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील यादव जी भी जुड़ गए हैं, अवनिंदर आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए। चंद्रकांत जी, आपसे कुछ दयानंद तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। दयानंद जी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने तो राजनीति में आकर आप लोगों का अनुकरण किया है, आप लोग हमारे आदर्श रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि उत्तर भारतीय समाज की एकता और अखंडता को बनाया जाना चाहिए, और आप लोग तो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आप लोगों को राजनीति में बने रहना चाहिए और राजनीति में रहकर पार्टी के बैनर के नीचे चाहे जहां भी रहें, हमें ताकत देना चाहिए, क्योंकि पार्टी को छोड़कर हमारी ताकत कम होती है।
और आज मैं इस बात को जरूर मानता हूं, अगर पार्टी के बात को छोड़कर मैं किसी पदाधिकारी के रूप में बात करके न कहूं, एक उत्तर भारतीय के रूप में कहूं, तो मैं ये कहना जरूर कहूंगा कि कहीं न कहीं इस चीज के लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं। हम उत्तर भारतीय समाज के लोग जो आपस में जुड़कर नहीं काम कर रहे हैं और जो आप करने जा रहे हैं, यह आवश्यकता है आज समय की, ये होना चाहिए और ये होगा। तो मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में हृदय का काम किया है उत्तर भारतीय समाज ने, चाहे यहाँ की सभ्यता रही हो, चाहे संस्कृति रही हो, चाहे व्यवसाय रही हो। चलिए, हमें एक अच्छी आगे बात जाना है। एक आपने अच्छी बात कही। चंद्रकांत त्रिपाठी जी ने मुद्दे की बात में आज एक अच्छी बात रखी। पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करना होगा, तब आपकी शक्ति को कोई दरकिनार करने की सोच भी नहीं सकेगा। अव्वल बात ये। दूसरी बात, खुद इस मामले में चंद्रकांत त्रिपाठी जी पहल करने जा रहे हैं, वो लोगों से मिलने जा रहे हैं। चंद्रकांत जी, हम जरूर आपसे इस विषय पर लगातार संपर्क में रहेंगे। आपके हर मुहिम में जहां पर आपके अपने होंगे, आप उनके बीच में जाएंगे, आपकी बातों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। उस दुख दर्द में और उस आपके मिशन में जरूर हम कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और मराठी और हिंदी भाषियों के बीच के सांस्कृतिक सेतु का आप काम करें, ये शुभकामनाएं देते हैं। हम बहुत जल्द फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ चंद्रकांत त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र के। हम आपको ग्राफिक के माध्यम से बीच बीच में दिखाते जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच के नेताओं की किस तरह से रही है महाराष्ट्र की राजनेताओं का जो कनेक्शन रहा है। किसी दौर में प्रोफेसर रामनाथ पांडे ने मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व किया था, जो शरद पवार के बड़े करीबी माने जाते थे, लेकिन पढ़े लिखे और प्रोफेसर व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के। मंत्रिमंडल का उन्होंने किया। पत्रकार, साहित्यकार, उत्तर भारतीयों में, दक्षिण भारतीयों में, गुजरातियों में, मारवाड़ियों में बहुत ही अपने आप में लोगों के बीच लोकप्रिय रहने वाले राम मनोहर त्रिपाठी वहाँ प्रतिनिधित्व किया करते थे। चंद्रकांत त्रिपाठी से भी अभी हमने रूबरू करवाया आपको। 17 साल तक कॉरपोरेशन में रहने के बाद, विपक्ष का नेता रहने के बाद, रमेश दुबे मंत्री रहे वर्षों महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में। उसके बाद कृपाशंकर सिंह के रूप में आखिरी प्योर चेहरा मिला। हमारे साथ सुनील यादव जी जुड़े हैं, बहुत देर से फोनों सुन रहे थे चंद्रकांत जी का और हमारे बीच की चर्चाओं का। सुनील यादव जी, आपका स्वागत है। चर्चा इस बात पर कि आखिर उत्तर भारतीय समाज को वोट बैंक, क्योंकि अब आप भी जुड़ गए हैं, हम आपसे भी बातें करेंगे, वोट बैंक के रूप में ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस बार अभी एक्सपांशन हुआ, 3 मंत्रियों को कांग्रेस ने लिया, 3 जगह थी, 2 मंत्रियों को शामिल किया। उससे पहले एनसीपी ने 1 मंत्री शामिल किया, 1 जगह अब भी खाली है। किसी उत्तर भारतीय को शामिल न करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या उत्तर भारतीयों से बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को वोट दिया, या फिर उनकी कोई अहमियत ही नहीं है उनकी नज़र में? सुनील जी। सलमान जी, ऐसा है कि जिस तरह का रिजल्ट पूरे लोकसभा चुनाव में भी आया हुआ है, मुझे लगता है कि उस रिजल्ट को देखते हुए महाराष्ट्र क्या पूरे देश में जो कांग्रेस है वो सोच में पड़ गई कि क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपने ऐसे कृपाशंकर सिंह जी का नाम लिया। कृपाशंकर सिंह जी को वाराणसी के सीट का प्रमुख बनाया गया था, चुनाव का प्रमुख करके, लेकिन आपने देखा उसका रिजल्ट ऐसा है कि अजय राय जी जो वहां से खड़े थे वो मेरे हिसाब से 3रे या 4थे नंबर पर गए। और इतनी बुरी तरह हार होने के बाद एक कांग्रेस सुधरेगी, कुछ समझेगी उस बात को, लेकिन मुंबई शहर के अंदर जो उत्तर भारतीय समाज, जो मेहनत करने वाला समाज है, परिश्रमी समाज है, जो ईमानदारी से इस मुंबई शहर या महाराष्ट्र के अनेक शहरों से ये काम करने वाला समाज है, जिसमें महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करने की बहुत बड़ी भूमिका है, अगर इतना भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ वोट बैंक के रूप में ये कांग्रेस के लोग जो इतने सालों से उत्तर भारतीय समाज को देखा करते थे, मुझे लगता है कि पूरे देश में, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, गुजराती समाज हो, साउथ इंडियन हो, पूरे समाज ने इस बार मोदी जी के नाम पर पूरा जात पात भूल गए और उस जात पात को छोड़कर इतनी बड़ी जीत मोदी जी को उन्होंने दिलाई है। तो मुझे लगता है उससे भी सीख नहीं रही है कांग्रेस, क्योंकि उनके आपस में ये कोई नारायण राणे कह रहा है कि हम नाराज है, कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें उत्तर भारतीय समाज में जैसे चंद्रकांत त्रिपाठी जी रहे, रमेश दुबे जी रहे, रामनाथ पांडे जी रहे, जिन लोगों ने पार्टी से परे होकर, पार्टी से ऊपर उठकर जो उत्तर भारतीय समाज को एक
स्वच्छ नेतृत्व दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जी, जी, जी। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता है जो उत्तर भारतीय समाज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों ने जिस प्रकार से काम किया उस प्रकार का मुझे लगता है कांग्रेस कहीं उस विचार में नहीं है। और जो दो, या कृपा शंकर सिंह जी को छोड़ दीजिए, तो 2 आमदार मुंबई शहर में थे जिनका नाम वो लोग ले सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मुंबई का रिजल्ट आया उसका कहीं ना कहीं गुस्सा निकल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अहंकार भी कांग्रेस के नेताओं में बहुत बुरी तरह से भर गया है। इस अहंकार का नतीजा है जनसंपर्क जिस कदर टूटा, उसका भी नतीजा देखने को मिला। और उसके बावजूद अगर होश में नहीं आ रही है पार्टी तो क्या किया जाए। एक चीज आपने कही प्रोफेसर तिवारी जी, अपने गलतियां खुद में भी हुई हैं, उन्हीं गलतियों को शायद उत्तर भारतीय समाज ने, हिंदी भाषी समाज ने, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने संभाला हो, और लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट देने की जो उनकी परंपरा रही उसे तोड़ते हुए शिवसेना तक को उन्होंने वोट दिया, शायद अपनी गलती को सुधारा हो। क्योंकि जब देख रहा है वो समाज कि ये दूसरे, हमारा आला कमान जिसके पीछे हम चल रहे हैं ये सुधरने को तैयार नहीं, तो चलो हम ही सुधर ले। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा जी, कि आप जो करोगे उसका फल तो मिलने वाला है, लेकिन जहाँ तक उत्तर भारतीय समाज के मुंबई के मुद्दे की बात है, मैं पूरे देश की बात नहीं करता, हमारे भाई देश की बात कर रहे हैं मोदी जी के नाम पर। मैं ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि एक पार्टी के रूप में मैं इस बात को 100% नकारता हूँ कि भाजपा नहीं जीती है। हाँ ठीक है, मोदी के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसके बहुत सारे कारण रहे, वो समीक्षा का विषय, हमारी पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है आज उत्तर भारतीय समाज के मुंबई में होने का, यह निश्चित है कि जो उसका केयर नहीं करेगा, चाहे जो भी पार्टी हो। अब उत्तर भारतीय समाज के सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो माना जाता था, जैसे कुछ स्थानीय लोकल नेता यहाँ के ये कहा करते हैं कि उत्तर भारतीय समाज के लोग टैक्सियों में हैं, दूध के व्यवसाय में हैं, भाजी के व्यवसाय में हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को चलाने वाला जो प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे वह मंत्रालय में बैठा हो, चाहे वह रेलवे में बैठा हो, चाहे शिक्षा में बैठा हो, हर जगह पर उत्तर भारतीय समाज की भूमिका है। इसे हर पार्टी को, चाहे जहां भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारी कांग्रेस को भी इस बात को जरूर समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज अब वो नहीं है कि उसे लॉलीपॉप दे दिया उसे चाट कर सुखी होने वाला है, उसे प्रतिनिधित्व चाहिए, उसके महत्व को मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लॉलीपॉप। हमारा कहना ये भी है, हम ये भी मानते हैं कि अगर एक मंत्री पद दे दिया जाता तो भी बहुत कुछ होना नहीं था। वक्त कम है, काम करने का दौर गुजर गया, आप जो भी करेंगे जनता ने तय कर रखा है। हो सकता है एक लीपा पोती जैसी स्थिति कर सकते थे आप, और वो मौका भी अगर गंवा दे तो इस नेतृत्व को क्या कहा जाए। आशुतोष जी, ये इस एक मौका आया था, जी बिल्कुल, ये नहीं था कि 3 मंत्री पद आपके खाली हैं, ये खाली ही रह जाते तो कोई बात न थी। लेकिन 3 मंत्रियों में से आपने 2 को शामिल किया, आपने किया, बेहतर किया। आपकी कोई रणनीति रही होगी, आपने शायद इलाका देखा होगा, आपने समुदाय देखा होगा, आपने किसी एक ग्रुप को खुश करने की कोशिश की होगी, आपने जो भी किया होगा ये आपको मुबारक। लेकिन एक सीट जो खाली रखी, ये एक समाज जो वर्षों से मांग रहा था कि हमें एक मंत्री पद तो दे दिया जाए, अगर दे देते तो कुछ तो चेहरे पर रंग रोगन लगाकर अपने चेहरे को साफ सुथरा दिखाया जा सकता था। ये मौका भी गंवा दिया। अब भी उम्मीद रखी जाए क्या कि अगले एक्सपेंशन में किसी एक चेहरे को मिल जाएगा? देखिए उम्मीद पर दुनिया टिकी है सलमान जी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक सीट थपथपा सकती थी सरकार की पीठ, लेकिन सरकार ने उसको नहीं समझा। आज कांग्रेस में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोकतंत्र की बात की जाती है, आज़ादी की बात की जाती है, अगर कोई नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है, दिल की बात कहता है, तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की जो मानसिकता है वो सिर्फ और सिर्फ अहम वाली हो गई है। तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों को लगता है कि उनको सिर्फ यूज़ किया जाता है, वोट के समय लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो लॉलीपॉप दिखाया भी नहीं जाता और किसी और को दे दिया जाता है। जी, लॉलीपॉप दिखाया भी नहीं जाता और प्लेट हटा दी जाती है। ऐसी स्थिति अगर बन जाए, कांग्रेस
जिस पार्टी का नाम था जिसने वर्षों-वर्ष इस महाराष्ट्र की सरजमी से लेकर देश भर में राज किया। उम्मीद की जाती है वो सभी गुटों को, सभी समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देने का काम करती रही है। जिन नामों का हमने जिक्र किया वो उन नामों पर कभी किसी मराठी भाषी ने आपत्ति नहीं जताई, लेकिन आप अगर दे देते तो उम्मीद आपसे थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एकमात्र अभिराम सिंह जीते थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो नहीं बनाया गया। आखिर क्या कारण है? या इस शक्ति को समझने को लोग तैयार नहीं है नेतागण, या फिर उन्हें अपनी जगह पर ही रहने देना चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं ठीक है, सत्ता में आपकी भागीदारी बस बहुत हुआ। ये एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं। हमारे साथ हमारे 3 महत्वपूर्ण मेहमान बने हुए सुनील यादव जी, प्रोफेसर दयानंद तिवारी और अवनिंद्र आशुतोष। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोती सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है SF प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में, और हम चर्चा कर रहे हैं दरकिनार हुए उत्तर भारतीयों की। क्या सचमुच में दरकिनार हुए? सवाल ये भी है। एक नज़रिए से देखा जाए, सरकार कह सकती है कि ये सरकार सबकी है, सभी को सुरक्षा दे रही है, सभी इसमें समाहित है, जो मंत्री हैं वो सारे सबके हैं और जो सब हैं वो सारे मंत्रियों के हैं। कहने को बड़ा आसान है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने की जब बारी आती है तो एक प्रयोग हुआ था नीलंगेकर जी के दौर में या फिर शरद पवार जी के दौर में और अन्य दौर में, कि जावेद खान साहब को मंत्री बनाकर कह दिया गया था कि इसी एक चेहरे से आप काम चलाएं। ये उत्तर भारतीय चेहरा भी है और ये माइनॉरिटी का भी चेहरा है। चूँकि वो भी जौनपुर से आए थे और जौनपुर से आए हुए जावेद खान, प्रोफेसर जावेद खान, 2 चीज़ें थी। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि कृपाशंकर सिंह जी के बाद एक भी प्योर उत्तर भारतीय चेहरा अब तक सरकार ने नहीं दिया है। ये सिलसिला प्रोफेसर रामनाथ पांडे के दौर से शुरू हुआ, जब हमेशा हुआ करता था प्रोफेसर रामनाथ पांडे, राम मनोहर त्रिपाठी, चंद्रकांत त्रिपाठी, रमेश दुबे और कृपाशंकर सिंह जी पर आकर थम गया। प्योर उत्तर भारतीय चेहरा नहीं है।
ये नसीम खान साहब के रूप में हमारे पास एक चेहरा है, लेकिन माइनॉरिटी का चेहरा है आपके पास 3। इस बीच हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जी जुड़ गए हैं, मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री, साथ ही कलिना के विधायक हैं। कृपा शंकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार कृपा शंकर सिंह जी, एक उत्तर भारतीयों के एक दर्द पर चर्चा हो रही थी, सोचा गया आपसे बात हो चले, फोनों से ही सही। बात ये थी, सरकार अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव हुए, आपने देखा उत्तर भारतीय समाज का भर भर कर वोट विपक्षी खेमे में गया। उत्तर भारतीय समाज हमेशा आप जैसे लोगों के चेहरों को देखकर कि आप लोग सत्ता में हैं, सत्ता के कहीं न कहीं बागडोर आप लोग संभालते रहे हैं। प्रोफेसर रामनाथ पांडे से लेकर आप तक का हमने जिक्र किया कि आपके बाद ये सिलसिला थम गया। आप, राजहंस और ठाकुर रमेश सिंह, 3 चेहरे फिलहाल मुंबई से थे जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता था। विषय निकलने के पीछे का कारण भी ये है कि एक्सपांशन हुआ, 3 जगह आपके पास खाली थी, 2 जगह आपने भरी, एक अगर उत्तर भारतीयों को देते, कम से कम एक मरहम तो लग सकता था। आखिर क्या चाहता है कांग्रेस आला कमान? नहीं, कांग्रेस आला कमान की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जी कि जो टीम लेके चलता है जी, उस टीम को कौन सा खिलाड़ी कौन से जगह पे चाहिए जी कौन मैदान में कहाँ उसकी जगह होनी चाहिए, जी इस टीम के कैप्टन को तय करना होता है। जी, और टीम का कैप्टन को जैसे लगता है, जहाँ भी लगता है वो अपना काम करता है जी। तो हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। बिल्कुल आपको कांग्रेस ने मुझे विधान परिषद, विधानसभा, मुंबई का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल दिया, जी काम किया जी, और आगे भी अपना करते रहूंगा जी। आप इस विषय पे हम और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा कि समाज ने मुझे मेरे राजनीतिक लाइफ में इतना अपनापन, इतना प्यार दिया है जी, और लोगों ने तो दिया ही दिया, लेकिन समाज ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, ये मैं कह सकता हूँ। जी, आपके अपने समाज ने जो प्यार दिया आपके प्रति, आपके पहले रहने वाले मंत्रियों के प्रति, आपको भी जो जितना प्यार मिला, उस प्यार को देखते हुए ही, आप लोगों के स्वभाव को, कार्य को, आप लोगों के बीच जनता की मौजूदगी को देखते हुए ही तो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। क्या आप लोग, आपके बाद ऐसा कोई जगह ही नहीं बचती कि मंत्री पद तक दिया जा सके उत्तर भारतीय किसी हिंदी भाषी को? अगर एक्सपांशन कर रहे हैं, एक देकर थोड़ा सहलाया तो जा सकता था, पर वो कैप्टन क्या चाहते ही नहीं इस तरह की भूमिका, या फिर दबाव तंत्र काम नहीं कर पा रहा ठीक से कांग्रेस के भीतर के हिंदी भाषियों का, उत्तर भारतीयों का? मुझे एक चिंता जरूर हुई है पिछले लोकसभा के मतदान को देख करके जी। हालांकि हम मतदाताओं को अपनी बात समझाने से कहीं पीछे रह गए होंगे जी, और इतनी करारी जो हार हुई है, तो जनता का दिया हुआ फैसला, और जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है जी। इससे जरूर चिंता हुई है, और इस पे हम करने की भी जरूरत है। लेकिन जहाँ तक सरकार के मंत्रिमंडल की बात, मैंने कहा कि जो सरकार लेके चल रहा है उस कैप्टन को कैसे, मतलब वो किस जगह रखना है, ये उसका विचार है। जी, कृपा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना भी अपनी राय रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए सरकार तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि उत्तर भारतीयों में ये दर्द बहुत गहरे तक समा गया है कि एटलीस्ट 4.5 साल के बाद अगर आपकी आंख खुलती है, आप मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, अपनी 3 जगहों को भरने की कोशिश करते हैं, तो 2 जगह भरते भी हैं तो उसमें आपको स्थान नहीं मिलता। ये दर्द उत्तर भारतीयों का सरकार तक आप मुद्दे की बात और लेमन न्यूज़ के माध्यम से आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कृपा शंकर सिंह जी, अपने राजनीतिक और वफादारी के दायरे में बंधे हुए, लेकिन दर्द उनकी बातों से भी झलकता है। क्यों सुनील जी, आपको लगा? भाई तो उनको कहना बहुत कुछ है, उनका चेहरा बता रहा था
जी कि 100% पहले तो जो जनता ने फैसला दिया उसको मान्य करके जो भी कुछ उन्होंने कहा, जी, सवाल ये है कि लेकिन बात कैप्टन पर डाल दी। हाँ, हम सुनील जी आपके पास आते हैं, हम आपको ग्राफिक के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब तक जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वो नाम क्या थे और उनका क्या मुंबई से, महाराष्ट्र से और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच की कड़ियों को हम एक से एक के बाद एक गिनाते चलते हैं। आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक के माध्यम से। हम बताते हैं, देखिए ये डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी है। महाराष्ट्र की राजनीति में इनका यूपी कनेक्शन ये रहा। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी मंत्री रहे, जावेद खान साहब मंत्री रहे, जिन्हें हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक डुअल सिम कार्ड के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा। कमलापति त्रिपाठी कभी महाराष्ट्र की राजनीति के सिरमौर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठकर। कृपाशंकर सिंह जी मंत्री रहे महाराष्ट्र में, विधान परिषद और विधायक और रहे और मंत्री भी रहे। साथ ही नवाब मलिक एक उत्तर भारतीय चेहरा है जो माइनॉरिटी के बीच माइनॉरिटी का चेहरा है, उत्तर भारतीय भी है, वो एनसीपी में। नारायण दत्त तिवारी की तूती बोला करती थी किसी दौर में महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय नेताओं को वरदहस्त देने में। प्रोफेसर रामनाथ पांडे जी का जिक्र जब भी आता है ये माना जाता है कि इन जैसा शालीन उत्तर भारतीय नेता बहुत कम पाया जाता है मुंबई और महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में, खासकर उत्तर भारतीय। राजहंस सिंह इस वक्त विधायक हैं और मंत्री पद के दावेदार भी, लेकिन दरकिनार किया गया इन्हें। ये लगातार कॉरपोरेशन में रहे और फिर उसके बाद भी पहुंचे विधानसभा में। ये रमेश दुबे हैं, रमेश दुबे भी मंत्री रहे, 17 साल तक कॉरपोरेशन में रहे, कॉरपोरेशन में विपक्ष के नेता रहे, उसके बाद मंत्री भी बनाए गए। संजय निरुपम जी का जिक्र जब भी आएगा, उत्तर भारतीय चेहरा ये भी रहे, बिहार से भले ही संबंध रहा हो लेकिन उत्तर भारतीयों पूरे उत्तर भारत के लिए लोकप्रिय रहे, सांसद रहे। सतीश चतुर्वेदी नागपुर से रहे, नागपुर के उत्तर भारतीयों का चेहरा माने गए। महाराष्ट्र में जब भी बात होती थी उत्तर भारतीयों की, सतीश चतुर्वेदी जी का नाम भी सम्मान से लिया जाता था, लेकिन वो नागपुर कर ज़्यादा रहे। चंद्रकांत त्रिपाठी से हमने आपकी फ़ोन पर बात भी कराई। चंद्रकांत त्रिपाठी महाराष्ट्र के युवा मंत्री, सबसे युवा मंत्रियों में रहे और दबंग मंत्री में उनका जिक्र होता रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावी रहे हैं ये यूपी के नेता, कोई परोक्ष कोई अपरोक्ष। अब महाराष्ट्र की पार्टियां न जाने क्यों कर रही हैं उत्तर भारतीयों से परहेज। यूपी के नेताओं से परहेज की वजह क्या है, ये जानने की हम आज कोशिश कर रहे हैं और जानते रहेंगे जब तक कि सही जवाब नहीं मिलता। क्या होगा उत्तर भारतीय वोट बैंक का आने वाले दिनों में? उत्तर भारतीय पहली बात वोट बैंक है क्या, और अगर हैं तो अब तक कहाँ थे? उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ चेहरों को आगे किया था। कुछ चेहरे सुनील यादव जी जानते हैं, कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो अपने अपने कारणों से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उन व्यक्तियों के साथ शामिल हो गए जिनके विरोध में वो सड़कों पर उतरा करते थे। राजनीति इसी का नाम है, लेकिन जनता क्या करे? जनता ऐसे ही चेहरों को चुनती है, ऐसे ही चेहरे जिन्हें बना दिए जाते हैं, अपनी मेहनत से बन जाते हैं या फिर एन कैन प्रकरण बन जाते हैं, जनता उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करती है, उन चेहरों के साथ जुड़ती है। चेहरों के साथ न जुड़ती तो मोदी की लहर न चलती। चेहरों के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई आता है तो नरेंद्र मोदी का आता है। ये देखने के बाद उत्तर भारतीयों के पास बचता क्या है सुनील जी? मुझे लगता है सर कि इस महाराष्ट्र के भूमि में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर भारतीय हो और उत्तर भारतीय कार्यकर्ता जितना काम करता हो उस पार्टी के अंदर ईमानदारी से, और यहाँ का भूमिपुत्र जिसको कहा जाता है, या मराठी भाषी को या अन्य भाषी को, जितना वो 25% अगर काम करता होगा राजनीति में, तो 100% उत्तर भारतीय कार्यकर्ता को 4 गुना काम करना पड़ता है अपने आप को आगे लाने के लिए, अपने समाज को आगे लाने के लिए। क्योंकि इसी मुंबई के अंदर, इसी महाराष्ट्र के अंदर जब उत्तर भारतीयों को खदेड़ने का विषय आया या नासिक में आया, तो साधारणतः ये विषय जिस प्रकार से और जिस दबंगई से लिया गया था, मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक उत्तर भारतीय समाज का अंग होने के नाते इसी अंधेरी के रास्ते पर मैं उतरा था कि भाई ये हिंदुस्तान की भूमि है और इस हिंदुस्तान के भूमि में अगर इस प्रकार से कोई हमको खदेड़ने की बात करेगा, हम कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं आए, हम इस देश के भूमि में रहने वाले हैं। लेकिन ये चीज तो हर जगह पर दिखाई देती है
कि उत्तर भारतीय कार्यकर्ता को यहाँ के भाषिक लोगों से 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। अपने आप को साबित करना ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हम दक्षिण भारतीयों की बात करें, ठेठ कर्नाटक से और दक्षिण से आने वाले लोगों की बात करें तो शायद तीन विधायक कांग्रेस के पास हैं, जगन्नाथ शेट्टी, सुरेश शेट्टी और कृष्णा हेगड़े, जिसमें से एक मंत्री है। लेकिन 3 उत्तर भारतीय मंत्रियों में से कोई एक मंत्री नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं के लिए सोचने की बात है, उत्तर भारतीयों के लिए सोचने की बात है, और कांग्रेस के उन नेताओं को भी सोचना होगा जो अपने मतदाताओं के बीच, अपने जानने वालों के बीच, अपनी भाषा भाषियों के बीच जब उठते बैठते होंगे। तो प्रोफेसर दयानंद तिवारी साहब, आने वाले दिनों में तय करना होगा आपको अपने लोगों के बीच क्या चेहरा लेकर जाएंगे। उस आला कमान का चेहरा जो आपको दरकिनार करता है, या उस आला कमान के ऊपर दबाव बनाएंगे कि अब दरकिनार करके तो नहीं चलने वाला। देखिए, अब उत्तर भारतीय समाज, जैसे सुनील जी ने कहा कि बहुत सही बात है कि जब हमें 4 गुना काम करना पड़ता है तब हम सामने हमारा चेहरा लाया जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे राष्ट्रवादी के साथ हो। इसमें मैं इस बात को बहुत बल देकर कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हम अपने उत्तर भारतीय समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की कहीं ना कहीं छोटी ही सही कमजोरी जरूर मानता हूँ। यदि हमारा उत्तर भारतीय समाज एक हो जाए तो यहाँ पर चाहे जो भी पार्टी है, जहाँ जो भी आए शासन में, उसे एवॉइड नहीं कर सकता। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का कि इस बार के मंत्रिमंडल में विस्तार में वह उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं, या आपने एक विषय निकाला, हो सकता है हमारी पार्टी इस बारे में सोच भी सकती है। अगर अब भी सोच ले, ये सोच का विषय है। ये देखिए, किसी के मंत्री बन जाने से, किसी उत्तर भारतीय के मंत्री बन जाने से न तो हमारी सेहत पर कुछ फर्क पड़ना है, ना मुंबई के अन्य वासियों के। अगर उत्तर भारतीय समाज से किसी एक मंत्री को बना दिया जाता है, उस चेहरे मोहरे के नाम पर कुछ उत्तर भारतीय अपने दुख दर्द को उनके पास ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे मंत्री शायद उनकी न सुने। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कनेक्शन जो होता है सुनील जी, वो एक कनेक्शन होता है, ये हमारा अपना है, और इस अपनेपन से कांग्रेस का आला कमान, कृपा शंकर सिंह जी की भाषा में कहा जाए कि कप्तान अगर अपनी टीम में नहीं चाहता है कि वो खिलाड़ी उत्तर भारतीय हो, तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। क्यों अशुतोष जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपको एक बहुत अच्छा मौका आया था, बहुत कम समय था, इसमें एक अच्छा संदेश जा सकता था समाज में, लेकिन उस संदेश को आपने कहीं ना कहीं से निराशावादी करार दिया है, और आपकी जो सोच है वो सबके सामने आ गई है। तो अब जनता की बारी है, और उत्तर भारतीय समाज की जो भूमिका है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको आप इनकार नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ही समाज की तस्वीर बनती है। सरकार जब भी बनती है तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनके अंदर का जो गुस्सा है उसको अब किस तरह से सरकार ठंडा करेगी या फिर कोई ऑप्शन देगी, ये तो सरकार को तय करना होगा। लेकिन ये सच है कि उत्तर भारतीय समाज आज की तारीख में सरकार से बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है कि उत्तर भारतीय समाज को देखिए, नाराज न होता तो वो अपने जिनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, कुछ परसेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो परसेंट उसे कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं बता सकते कि इतना ही परसेंट था, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज रहा। लेकिन इस बार वो पैमाना आप 99% कह सकते हैं, कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ गया। कभी लोकाधिकार आंदोलन के बागडोर संभालने वाले गजानन कीर्तिकर जैसे जिनको अक्सर उत्तर भारतीय नेता उनसे नाराज रहा करते थे, उनके लोकाधिकार समिति के बैनर तले चलने वाले आंदोलनों को लेकर जो भूमिपुत्रों के लिए चलता था, उनके लिए भर भर कर घरों से निकलकर महिलाओं ने और युवाओं ने वोट दिया उत्तर भारतीयों ने, यानी वो सारी वर्जनाएं तोड़ दिए उन्होंने। अब उत्तर भारतीय समाज ने भी तय कर रखा है, अगर आप हमारी अनदेखी करेंगे तो आपको हम तवज्जो देने वाले नहीं हैं। और जब ये भूमिका आ जाएगी तो सुधरने का मौका तो पार्टी को था,
कांग्रेस के पास एक मौका मिला था और जो वो चूक गए। सुनील जी, इस चूक का आने वाले दिनों में क्या नतीजा देखने को मिल सकता है? मुझे लगता वो है जी ऑलरेडी जो जनता की तरफ से मतदान के द्वारा मिला हुआ जो कल है, मुझे लगता है कि आने वाले 4 महीनों में ये सुधराव नहीं होगा और इससे बुरी परिस्थिति आएगी, ऐसा मेरा आकलन है। क्योंकि जैसे कृपाशंकर सिंह जी ने कहा कि कैप्टन को नहीं चाहिए टीम में या कैप्टन की इच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस कैप्टन के नेतृत्व में पूरी महाराष्ट्र धो डाले लोगों ने। ये मैच फिक्सिंग का मामला लगता है। मैच फिक्सिंग का मामला लगता है, क्योंकि कुछ दिन हमने सुना कि इनको हटाया जाएगा पृथ्वीराज जी को, लेकिन 2-4 दिन में कुछ ऐसा बदलाव का संकेत भी नहीं नजर आ रहा है। नारायण राणे जी कैबिनेट छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय समाज का कोई मंत्री हो, ये तो बहुत लंबा विषय हो गया। ये मंत्री हो, ये बहुत लंबा विषय है और इन्हें मिलना नहीं है। अगर देना होता तो दे दिया जाता। एक मंत्री पद अब भी खाली है। उम्मीद ये है कि शायद उसमें कोई आ जाए। आप तीनों हमारे साथ में जुड़े, समय अभाव है, हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, लेकिन एक संदेश आप तीनों के माध्यम से और जो लोग भी हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक पीड़ा, एक दर्द, एक तड़प उत्तर भारतीयों के मन में उपजी है। अगर आपने छेड़ा ना होता, 3 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों को बनाया ना होता, तो शायद ये स्वर देना भी ज़रूरी नहीं होता। आप तीनों आए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय और माइनॉरिटीज़ के बीच का एकमात्र चेहरा मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब का है और जिसे लेकर सरकार संतुष्ट है। उनके कार्यप्रणाली पर, उनके कार्यशैली पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लोगों के बीच में वो हैं, जितना उनसे हो सक रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन एक अदद चेहरे की आवश्यकता महसूस कर रहा था उत्तर भारतीय समाज और वो मौका गंवा दिया कांग्रेस ने। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुद्दे की बात की पूरी टीम को मेरे साथ यानी सलमान के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए मुद्दे की बात और लेमन न्यूज़।